अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल उस्ताद इफ़ेक्ट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का आखिरी टॉपिक। और उसे हमें डिस्कस करना है और जानना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ट्रांसफार्मर के डेरिवेशन क्या है, मतलब उसके फॉर्मूले क्या हैं, अगर वो एग्ज़ाम में आए तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। तो ट्रांसफार्मर को जानने के लिए आप इतना जानें कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है। अब डिवाइस का क्या काम होता है, डिवाइस से हम कोई ना कोई अपने काम लेते हैं, मतलब अपना मतलब पूरा करते हैं। वो मतलब किस तरह से पूरा करते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है उससे हमें जो काम लेना होता है वो किसका काम लेना होता है, वो वोल्टेज का काम लेना होता है। मतलब इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, वोल्टेज के साथ। अब ये वोल्टेज के साथ करता क्या है, वोल्टेज को ये दो तरीके से काम करता है। या तो ये वोल्टेज को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, या तो ये वोल्टेज को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। अगर ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा तो इस तरह के टाइप को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर ये वोल्टेज को डिक्रीज़ करेगा तो इस तरह के टाइप को हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के क्या हो गए, दो टाइप्स हो गए। तो अब बात ये आती है कि अगर हम इसको वोल्टेज को कम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, तो वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा करने के लिए हमें इसको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ना। अब देंगे कहाँ से, तो अगर हम इसको मतलब करंट प्रोवाइड करते हैं तो जिस जगह से हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे उस करंट को हम क्या कहेंगे, मतलब उस जगह को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। ठीक है, उस जगह को कहा जाएगा इनपुट। अब ये इनपुट किस तरह का होगा, मतलब करंट भी जो है वो दो तरह के, एक होता है एसी करंट और एक क्या होता है, डीसी करंट। तो इसको जो करंट प्रोवाइड करना होगा वो कैसा करंट प्रोवाइड करना होगा, एसी करंट। मतलब हम इसे देंगे एसी करंट और इससे जो हम करंट लेंगे, ठीक है, मतलब जो हमने करंट हासिल किया उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को कहेंगे आउटपुट। ठीक है, तो हासिल जो हमें होगा वो भी कैसा करंट होगा, एसी करंट ही हासिल होगा। ठीक है, मतलब इसको देना है एसी करंट और इससे लेना भी क्या है, डीसी, मतलब एक एसी करंट। अब एसी और डीसी की बात अगर हो रही है यहाँ पर और इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है, तो इसमें ये भी जानना होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर की जो ये डिवाइस है इसको बनाने के लिए किसी न किसी प्रिंसिपल पर जो है वो इसको बनाया गया होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब ये जो काम करता है वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। अब अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात आती है तो आपको प्रीवियस टॉपिक याद आ जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन में हम हमेशा कितने कॉइल्स की बात करते हैं, 2 कॉइल्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब 2 कॉइल की बात की जाती है यहाँ पर। अब ये जो कॉइल है ये कॉइल किस तरह का होना चाहिए, ये कॉइल जो है वो किस तरह का होगा, यहाँ पर कॉपर के कॉइल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब कॉपर के कॉइल जो है वो विद इंसुलेटेड, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लास्टिक कवर वगैरह जो है वो लगा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो कॉपर का जो कॉइल है, कॉपर के कॉइल को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, चूँकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जगह से क्या करना होगा, इनपुट, और एक जगह से क्या करना होगा, आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट हम सिर्फ देंगे और हासिल क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे वायर को क्या करना पड़ेगा, वाउंड करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको वाउंड नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्शन का, तो उसमें क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होते थे, वेरिएबल तरीके से बाहर निकलते थे, और ऐसा हो सकता है कि वो इधर उधर जा सकते हैं। तो इसके लिए एक ऐसे सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौसल जो है वो साबित हो। तो उसके लिए जो चीज़ ली जाती है उस चीज़ का नाम है, उसका जो नाम है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन है ये क्या होता है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक की क्या खासियत होती है, फेरोमैग्नेटिक की खासियत ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को कहीं और जाने नहीं देता। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर यूँ सीधे आ रही है
ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ कर कहाँ ले जाता है, जैसे कि अगर वो इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को सीधे जाने नहीं देता, बल्कि वो अपने ही अंदर उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, मतलब उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है और उसको अपने ही अंदर क्या करता जाता है, घुमाता चला जाता है, जिससे लॉसेस जो हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको बनाते कि ये किस तरह का होता है, तो इसको दिखने में ये किस तरह का होता है, तो मैं इसको यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस शक्ल का होता है, इस तरह से ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में। इसको यहाँ से डबल करेंगे, अच्छा। इसके बाद इसके अंदर क्या चीज़, ये तो हो गया सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया हमने, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके अंदर मिलाते क्या हैं हम, इसके अंदर जो वाइंडिंग करनी होती है वो कॉइल्स की वाइंडिंग करनी होती है, और वो जो कॉइल है वो किस तरह का है, कॉपर का है। तो इस तरीके से वायर को लेकर आते हैं और इस तरीके से वाउंड कर दिया जाता है। ये वाली जो जगह है इसको हम कहते हैं इनपुट, मतलब यहाँ से हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो करंट है वो कैसा करंट है, एसी करंट है, ठीक है। मतलब एसी करंट से मुराद ये है कि ये अपनी मतलब ये अपने डायरेक्शन को ये क्या कर देता है, कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 मरतबा पॉजिटिव, 50 मरतबा क्या होता है, नेगेटिव। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके दूसरे तरफ यहाँ पर एक और वायर लाते हैं और इसको इस तरीके से वाउंड करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनपुट वाली जगह है, इस वाले जगह को पहले नाम दे देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आउटपुट। अब ज़रूरी नहीं है कि इनपुट वाले जगह में जो है वो वाइंडिंग क्या हो, कम हो, और आउटपुट वाले जगह में जो है वो वाइंडिंग क्या हो, ज़्यादा हो। ये ऐसे भी हो सकता है, ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और किस तरह से कि यहाँ पे हम वाइंडिंग क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, और यहाँ पे वाइंडिंग क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हैं इसके, कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। और यहाँ पे इस वाले में हम देख रहे थे कि यहाँ पे इस इनपुट वाली जगह पर नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या थे, कम, और आउटपुट वाले जगह पर नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या थे, ज़्यादा। तो अगर इनपुट वाले जगह पर नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो, कम हो, और आउटपुट में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में हम इस तरह के ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक बात तो समझ आ गई आपको कि अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो इनपुट में वाइंडिंग क्या करनी होगी, कम, और आउटपुट में वाइंडिंग क्या करनी होगी, ज़्यादा, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर ये स्टेप अप है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि स्टेप अप का क्या काम है, स्टेप अप का काम है वोल्टेज को क्या करना, इंक्रीज़ करना, और स्टेप डाउन का क्या काम है, वोल्टेज को क्या करना, डिक्रीज़ करना, ठीक है। तो होप कि यहाँ तक जो बात जो है वो क्या हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। तो इसको एक को मिटाते हैं और एक को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि इसके आगे के काम को लेकर चल। और आगे इस डायग्राम में हम यहाँ पर बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इनपुट वाले जगह में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इनको कहा जाएगा NP, और जो आउटपुट में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, NS। क्यों? क्योंकि इनपुट वाले जगह को कहा जाता है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अगर याद हो, ठीक है, अगर म्यूचुअल इंडक्शन याद हो तो इस वाले जगह को क्या कहते हैं, हम प्राइमरी कहते हैं, और इस वाले जगह को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा होगा N के साथ P, ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी को, और N के साथ जो S है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इनपुट में जो वाइंडिंग है उसे कहेंगे हम NP, और जो आउटपुट में जो वाइंडिंग है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। मतलब NS से शो करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो करंट पास करवा रहे हैं इस करंट को क्या कहा जाएगा, I,
P कहा जाएगा, और यहाँ से जो हम करंट हासिल कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, हम IS कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है इसे हम कहेंगे EP से जाहिर करेंगे, और ये जो है इसे हम किससे जाहिर करेंगे, ES से हासिल करेंगे। ठीक है। अब अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो करंट इसके अंदर से पास होगा। करंट जैसे ही इसके अंदर से पास होगा तो आपने ये भी पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर में से अगर करंट को पास करवाते हैं, मतलब अगर एक वायर में से अगर करंट को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो उसके अराउंड में जो है वो क्या चीज़ पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके की है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट जो है वो इस तरीके से घूमता हुआ इस तरह से आ रहा है, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन रही होगी, और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर करंट इस तरीके से है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और अगर करंट जो है वो उल्टे साइड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इससे खैर डायरेक्शन से हमें कोई सरोकार नहीं है कि डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर है या फिर नीचे है। हमें एक सरोकार ये है कि मैग्नेटिक फील्ड से करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से होगा क्या यहाँ पे। तो होने वाला ये है कि अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है और ये एक एरिया बन रहा है ना, इस तरीके से ये गोल सा एक एरिया है और इसके अंदर से करंट यूँ पास हो रहा है, ठीक है। अगर यूँ करंट इस तरीके से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब अगर ये एक एरिया में से अगर एक एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो, तो एक एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो गई, तो किसी भी एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी भी जगह से, जैसे कि एक दरवाजे में से कोई भी आ रहा हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हों तो हम कहेंगे स्टूडेंट फ्लक्स, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग आ रहे हों तो हम क्या कहेंगे कि लोगों का क्या है, ये फ्लक्स है, मतलब पीपल्स फ्लक्स हम इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से एक एरिया में से, ये जो वायर का जो ये एरिया है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होने से तो कुछ नहीं होता। फैराडे ने एक बात बताई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है। अब इस चेंज को पूरा करने के लिए ही किसको इस्तेमाल किया गया, एसी करंट को इस्तेमाल किया गया। क्यों, एसी करंट क्या करता है, एसी करंट थोड़ी देर में क्या होता है, पॉजिटिव, थोड़ी देर में क्या होता है, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का मामला होता रहता है। तो मतलब इनके रंग के बदलने की वजह से, रंग से मुराद ये है कि इनके डायरेक्शन के बदलने की वजह से इस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होती है, तब्दीली होती है। मतलब ये है कि कभी मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे, कभी अब मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे ये वाला जो है वो मामला होता रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कभी एक एरिया में से ज़्यादा हो जा रहा है, कभी एक एरिया में से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अगर कम और ज़्यादा का मामला हो रहा है तो कम और ज़्यादा के मामले होने की वजह को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने का अमल यहाँ पर हो रहा होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने का अमल यहाँ पर हो रहा है तो फैराडे ने ये बात बताई कि अगर किसी भी कॉइल में से अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली होने की वजह से उस वायर के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जिसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। होप के यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर से कैसे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ, ठीक है। यहाँ से जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ, जिसे हमने किससे नाम दे दिया, EP से नाम दे दिया। अगर प्रीवियस टॉपिक आपका क्लियर होगा तो यहाँ तक होप के बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं होगा तो उसको जाकर जो है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आ जाए। तो अब ये बात हो गई कि यहाँ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही यहाँ से जो है वो पास हुई तो अब यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर जो है ये अपना कमाल तो दिखाएगा। और अभी मैंने ये बात बताई थी सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो कैसा सब्सटेंस है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। अभी इसकी कारकर्दगी क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर जाने नहीं देगा, जैसे कि मैं शुरू में ही यहाँ पर बता रहा था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि ये ऐसे जा रहा होगा तो इसको खींचकर इस तरफ जो है वो क्या करेगा, ले जाएगा। और जब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ वाला जो है वो अपना रंग दिखाएगा, तो ये इस तरीके से इसको नीचे ले जाएगा। अब ये जैसे ही एक एरिया में से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हुई
और अगर आप इसको इमेजिन करो, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि करंट यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, इस तरीके से करंट की क्या हो रही है तब्दीली, मतलब करंट के डायरेक्शन की क्या हो रही है तब्दीली, क्योंकि करंट किस तरह की है, एसी करंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई और फिर वापस, बात समझ आई यहाँ तक। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ से इस तरह से पास हुई और फिर यूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई वापस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुई तब्दीली, क्योंकि एक एरिया में से पास हो रहा है। और अभी मैंने कहा कि अगर एक एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर एक एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली हुई एक एरिया में से। अब इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये वायर की जो वाइंडिंग है इसीलिए की गई है, ठीक है, कि इन सब में से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो, पास हो। तो ये हर फील्ड मतलब ये कि हर एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गई, पास हो गई। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हुई तो मैग्नेटिक फील्ड के पास होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दीली की वजह से यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस क्या हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे वाइंडिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वाइंडिंग कम होता तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता, कम हो जाता। मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जितने एरिया से पास करेगा उतने ही एरिया में जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ को वो पैदा करेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब हम जानते हैं, होप के यहाँ तक डायग्राम जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। इसके डेरिवेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसके डेरिवेशन में हमें करना क्या होगा, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन की हेडिंग लगा लेता हूँ, ठीक है। अब डेरिवेशन में हमें लाकर क्या दिखाना है इसको, डेरिवेशन में हमें लाना है एन पी अपॉन एन एस इज़ इक्वल टू ई पी अपॉन ई एस इज़ इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, ये लाकर दिखाना है, क्योंकि यही इक्वेशन है एक ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या है, एन पी अपॉन एन एस, मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे ज़्यादा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा। अभी जैसे कि मैंने बात बताई यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्या है, कम, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर है कम तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। लेकिन करंट का मामला और है। करंट का मामला क्या है, करंट का ये है कि करंट जो है वो अगर इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा है, अगर वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, तो करंट वहाँ पे क्या होगा, कम, ठीक है। और अगर इंड्यूस ईएमएफ क्या है, कम, तो वहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा। ये बात याद रखना है, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन को करने की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके डेरिवेशन में सबसे पहले हम एक साथ तीनों को तो निकाल नहीं सकते हैं, एक साथ तीनों को निकाला नहीं जा सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको तोड़ते हैं। पहले हम इसमें से फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन दोनों के दरमियान क्या है, डिवीजन का रिलेशन है, तो डिवीजन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज के दरमियान भी क्या है, रेशियो, मतलब कि डिवीजन का मामला है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम रेशियो कहेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइंडिंग EMF एंड टर्न्स रेशियो, ठीक है। EMF और टर्न्स रेशियो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो EMF और टर्न्स रेशियो को मालूम करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, फैराडे का सहारा लेना होगा, क्योंकि ये सारी गंद जो मचाई है वो किसने मचाई है, फैराडे ने। तो फैराडे का ही साथ लेना पड़ेगा। तो हम फैराडे को बुलाते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ का काम कर लेते हैं। ये कौन सी जगह है, ये है प्राइमरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले फॉर प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया किसको, अकॉर्डिंग टू फैराडेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ भी लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे के लॉ को अप्लाई करते हैं। तो फैराडे ने क्या कहा भाई, फैराडे ने कहा, फैराडे के लॉ के मुताबिक EMF इज़ इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स
डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की बात करते हैं तो इस जगह पे क्या हो जाएगा P, और अगर यहाँ पे भी क्या कर दें P, तो मेरा ख्याल है मामला गड़बड़ नहीं होगा। और ये क्या चीज़ है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, तो यहाँ पे क्या कर दिया डेल्टा फाई, और यहाँ पे क्या लगा दिया M लगा दिया। इसको बना लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे इक्वेशन को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हेडिंग लगा लेते हैं फॉर सेकेंडरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी की बात अगर की जाए तो सेकेंडरी में भी हम किसको यूज़ करेंगे, फैराडे, क्योंकि यहाँ पे भी वही फैराडे का ही लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब एक फैराडे ने काम क्या कर दिया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो लिख दिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, फिर से फेरा और डेज, और साथ में हम लोग लॉ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी बन रही है। तो फैराडेज लॉ को अगर अप्लाई करें तो वही फॉर्मूला ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसके आगे लगा देंगे M, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये कौन से कॉइल की बात हो रही है, सेकेंडरी कॉइल की बात, तो ये हो जाएगा S, और ये भी हो जाएगा S, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये भी EP है, ये भी सॉरी EP की बात नहीं करते, अभी P और S को हटा देते हैं। ये भी E है, ये भी क्या है E है, ये भी N है, ये भी क्या है N है, ये भी डेल्टा फाई है, ये भी डेल्टा फाई, ये भी डेल्टा T, ये भी डेल्टा T। लेकिन मजबूरी यहाँ पर इस तरह से आ रही है कि यहाँ पे है P, यहाँ पे है S, यहाँ पे भी है P, यहाँ पे भी क्या है S है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें सेम दिखाई दे रहा है, और वो क्या है डेल्टा फाई M डिवाइडेड बाई डेल्टा T, डेल्टा फाई M डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ऐसी सूरत में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम कुछ ना कर पाएँ, कंपैरिजन ना कर पाएँ, क्योंकि अगर दोनों साइड बराबर ना हो, ठीक है, और एक साइड एक चीज़ जो है वो आपको अगर सही दिखाई दे रही हो, तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इसको क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। तो इसी के नीचे, बल्कि यहीं पर कर लेते हैं, आगे इसको बढ़ाकर ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा भाई, क्या किया जाए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं लिख दूँ डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड का सिंबल बनाया और ING लगा दिया है। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ अगर हम लिखें तो ये क्या है EP। तो एक साइड जो साइड है उसको उसी साइड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड में क्या था EP, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है ES, तो डिवाइड करवा दिया किससे, ES से। इज इक्वल टू के दूसरी जानिब अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या है NP, तो ये हो गया NP डिवाइड बाई क्या हो गया NS, और ये भी क्या है, सब अपने अपने जैसे के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब ये इसको हम अगर ऐसे चलो नीचे लिख देते हैं डेल्टा फाई M डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ताकि समझ आ सके। तो अगर आप देखें इन दोनों में तो कोई कैंसिलेशन का मामला नहीं हो रहा, क्योंकि EP और क्या है ES है, तो इसकी वजह से इसका काम ही पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अलग अलग मामले, ये भी क्या है NP अपॉन NS, तो ये भी बच गया। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है सेम, तो ये ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हो गया EP अपॉन ES इज़ इक्वल टू ये हो गया NP अपॉन NS। इसको अगर बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 3, तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, और वो क्या है NP अपॉन NS EP अपॉन ES। भले आगे पीछे उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब लेकर आना है हमें किसको, IS अपॉन IP को लेकर आना है। करंट को और नंबर ऑफ टर्न्स के दरम्यान, जैसे यहाँ पर किसको EMF और टर्न्स रेशो निकाला था, तो इसी तरीके से करंट और टर्न्स का क्या करेंगे, रेशो अब निकालेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे फाइंडिंग, मतलब फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। फाइंडिंग क्या फाइंड करेंगे, करंट एंड टर्न्स
रेशो, ठीक है। करंट और टर्न का क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो करंट और टर्न का रेशो निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा ऐसा कि ये जो सिलसिला हमने बनाया है ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर से मुराद ये है कि जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वही काम हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा होता तो नहीं है कि जो है वो हम काम करें और आपको जो काम है वो 100% मिले, लेकिन कैलकुलेशन के लिए कुछ जुगाड़ जो है वो इंसान को करना पड़ता है, और वो काम करने के लिए ट्रांसफार्मर को क्या माना जाता है, आइडियल ट्रांसफार्मर माना जाता है। और आइडियल का क्या मतलब होता है, आइडियल का मतलब ये होता है 100%, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपने काम इनपुट में किया है वही काम आपको कहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम इसको मान रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन को लिया हुआ है, तो ये 99% तक जो है वो इसको बना दिया गया है, लेकिन ये पूरा 100% नहीं हुआ है। लेकिन इसको मान के चलेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन को करने के लिए इसको माना जाता है, इसको 100% जो है वो आइडियल माना जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी हेडिंग का जो है वो इंतखाब करेंगे, और वो क्या होगा, 4N आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, मर। तो 4N आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 10 जमात में, और वो क्या होता है, आउटपुट बराबर होता है इनपुट के। अब हम आउटपुट और इनपुट की बात किस में कर रहे हैं, तो आउटपुट और इनपुट की बात जो यहाँ पे की जा रही है वो पावर में बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों के पावर को लिख देते हैं, और यहाँ पे शो करने के लिए अगर आउटपुट है तो यहाँ पे मैं छोटे से साइज़ का ओ बना ले रहा हूँ, जैसे कि P और S में मामला किया था। P से क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्राइमरी को, S से क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेकेंडरी को। इसी तरीके से O से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को। और इसी तरीके से इसके शुरू में क्या है, I, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं I। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। अब अगर बचपन में अगर बात करते हैं कि एक और फार्मूला पढ़ा था पावर का, कि पावर बराबर होता है P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब सर V तो है नहीं यहाँ पर, अब V का क्या किया जाए, तो V को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, V बराबर होता है E के, यहाँ पर मतलब EMF है, यहाँ पे वोल्टेज तो है लेकिन कैसा वोल्टेज है, इंड्यूस EMF है, ठीक है। तो V को जो है वो E से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये क्या हो गया, I हो गया, ठीक है, I हो गया। पूरा आ रहा है। तो अगर बात करते हैं आउटपुट में, मतलब ये कि जहाँ पे पावर है उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे पावर आउटपुट है यहाँ पर हो गया ई आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर की जगह में क्या हो गया, ई आई, ठीक है। अब इसको जो है वो एज़ यूजुअल इनके रूल्स के मुताबिक यहाँ पे क्या करेंगे, अगर O है तो O का मतलब क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट ये वाली जगह है, और आउटपुट वाली जगह को हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, E के साथ आ गया S, I के साथ भी क्या आ गया S, और ये क्या है, इनपुट। इनपुट में क्या है, P और P का मामला है, तो E के साथ क्या हो जाएगा P, और I के साथ भी क्या हो जाएगा P। और हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है यहाँ पे टर्न्स रेशो, और करंट का क्या बनाना है, रेशो बनाना है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, EP ऊपर है और ES कहाँ है, नीचे है। तो इसको इसी के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक उसूलतन हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, कि EP को ऊपर रखना होगा और ES को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो EP को अगर ऊपर रखना है तो EP को अपनी जगह पर रहने देते हैं इसको, तो ES यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसी को यहाँ से जो है वो कुर्बानी देनी होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये हो गया IS इज़ इक्वल टू, ये हो गया EP, और क्या हो गया ये IP, और डिवाइड में आ गया ES। अब जाहिर है अगर हमें वोल्टेज का EMF का अगर क्या करना है, रेशो निकालना है, अगर EMF का रेशो निकालना है तो IP को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो IP यहाँ पे किस रिलेशन में है, IP यहाँ पे जो है वो है मल्टीप्लाई के रिलेशन में। तो इसको मल्टीप्लाई से इज इक्वल टू के अगर दूसरी तरफ लेकर जाएं, तो बचपन में सीखा हुआ काम कि मल्टीप्लाई से इधर चले जाए तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये हो गया IS डिवाइडेड बाय IP इज़ इक्वल टू EP अपॉन ES। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, अभी क्या बनाया था 3, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
अब आप अगर देखें तो ये तीनों मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का एक साइड क्या है, सेम। यहाँ पे भी क्या है, ई पी अपॉन ई एस एक साइड में, यहाँ पे भी क्या है, ई पी अपॉन ई एस। तो ऐसी सूरत में मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन का एक साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसको क्या किया जा सकता है, उसको कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा है ये, 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है भाई, इक्वेशन 3 के एक साइड में ई पी अपॉन ई एस, इक्वेशन 4 के भी एक साइड में क्या है, ई पी अपॉन ई एस। तो ये हो गया एन पी, एक साइड में इक्वेशन 3 के जो साइड में है वो क्या है, एन पी, और डिवाइड में क्या है, एन एस, इज इक्वल टू में इसके साइड में क्या है, आई एस अपॉन आई पी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आप अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, एन पी बराबर है ई पी के, एन एस बराबर है ई एस के। हमें लाना ये था ना, ठीक है। तो ये पहले ही आ चुका, ई पी इज़ इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई ई एस इज़ इक्वल टू एन एस। अब एक बात और कही थी हमने कि ये ई पी अपॉन ई एस जो है वो बराबर किसके आएगा, आई एस अपॉन आई पी के बराबर आएगा। वो भी हमारे पास प्रूफ हो गया, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। अब जब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, बराबर। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो है वो बराबर आया किसके, करंट के रेशो के बराबर आ गया। मतलब ये कि करंट का रेशो जहां वोल्टेज के साथ जैसा है वैसा ही किसके साथ है, टर्न्स के साथ भी वैसे ही रेशो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। और ऑपोजिट भी मामला है यहाँ पर। तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन एक जैसी है, मतलब बराबर हो रही है, इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इक्वेशन 3, 4 और 5 की इक्वेशन 3, 4, 5 को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन कहेंगे।